गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो माई सेल्फ सुधीर सर, आई एम फ्रॉम डीएससी डीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मेरे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस फॉर डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज फॉर ईयर 2027, राइट। तो 2026 के जो हमारे बैचेज हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, बस अब एग्जाम होने बाकी हैं। तो अब नया जो सेशन है हमारा फॉर 2027, उसके लिए हम बैचेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली एक साल का मिनिमम टाइम हम लोगों को चाहिए होता है। तो दिस इज ए गुड टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। हम लोग जो आपको प्रिपरेशन कराने वाले हैं अपने कोर्स के अंदर, उसमें हम सीयूईटी कवर करेंगे, आईआईटी जैम कवर करेंगे, आईएसआई कवर करेंगे, एमएसक्यूई और आईआईएफटी कवर करेंगे एंड अशोका आल्सो। अनदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं बच्चों जिनमें एंट्रेंस होगा डिफरेंट डिफरेंट मोड के थ्रू। तो सारी यूनिवर्सिटीज के नाम नहीं लिखे जा सकते हैं, बट मैक्सिमम जो सिलेबस होता है वो अप्रोक्सीमेटली कॉमन होता है। तो हमारा जो एंट्रेंस का जो पूरा स्ट्रक्चर है, हमारी जो टीम है, उसमें दो मेन मेंबर्स है, माई सेल्फ सुधीर सर एंड समीर सर। तो बेसिकली जो मैथमेटिकल पोर्शन है, स्पेशली मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आई हैव डन एमएससी इन मैथमेटिक्स, एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स एंड एमए इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। सेकंड जो समीर सर हैं हमारे, माइक्रो और मैक्रो समीर सर से बेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई टीचर एक्सप्लेन नहीं करता है। आई एम गारंटीड इट। अगर आपको यकीन नहीं आता तो सर की आप एक बार डेमो लेके देखिए। उनका जो न्यूमेरिकल पार्ट है, स्पेशली जो ग्रेजुएशन में आपके एग्जाम होते हैं वो थ्योरेटिकली हो जाते हैं, एंट्रेंस के जो एग्जाम होते हैं उनमें न्यूमेरिकल पोर्शन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। समीर सर का न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत स्ट्रांग है। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में तो बच्चों होते ही न्यूमेरिकल्स हैं। तो आज मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं बिल्कुल शॉर्ट टर्म्स में। सिलेबस में सिर्फ आपके साथ मैथ्स और स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स तीन ही चीजों का डिस्कस करूंगा। बाकी जो सिलेबस का पोर्शन है वो समीर सर डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो उसका रीजन है बच्चों कि मुझे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें करनी चाहिए। रीजन है क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूं अपने पोर्शन में, दूसरी फैकल्टी यानी कि समीर सर एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में। कोई भी इंसान सारे सेक्टर में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, सारा पढ़ाते हैं, पढ़ा हम भी सकते हैं। अगर मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, तो ऑब्वियसली बात है माइक्रो मैक्रो मैं पढ़ा सकता हूं, बट मेरा स्पेशलाइजेशन उन सब्जेक्ट्स में नहीं है। तो जहां जिसका स्पेशलाइजेशन होता है आपको वहां से पढ़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, राइट। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। तो सबसे पहले सीयूईटी का जो सिलेबस है आपका इकोनॉमिक्स का, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। जो आपका कोड रहेगा वो रहेगा COQP10। तो कोड का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो कोड को प्रॉपरली मेंशन करिएगा, क्योंकि कोड के अकॉर्डिंग ही आपको सीट अलॉट होगी। तो सिलेबस फॉर इकोनॉमिक्स है मेरे बच्चों। अगर आप सिलेबस की तरफ देखें तो सबसे पहले माइक्रो, मैक्रो, मनी एंड इन्फ्लेशन, कंजम्पशन, ये सब चीजें समीर सर की है। अब मेरा जो पोर्शन है वो यहां से स्टार्ट होता है बेटा। दैट इज व्हाट, दैट इज स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स। मींस जो सारा स्टैटिस्टिक्स आपने सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, थोड़ा 3, 4, जितना भी स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा है, ऑब्वियसली सारा स्टैटिस्टिक्स एग्जाम में नहीं आता, बट ग्रेजुएशन में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। कॉन्सेप्ट आपके वाकई में ही अच्छे से क्लियर रहे होंगे। हम जो डिस्कस करेंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, बट डीपली डिस्कस करेंगे। तो जो मेरा सिलेबस है उसको सिर्फ स्टैटिस्टिकली एज ए सिलेबस नहीं पढ़ना है आपको, थोड़ा सा उसमें इकोनॉमिक्स का टच होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें इकोनॉमिक्स का क्या टच है। इसीलिए सिलेबस में लिखा गया है स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स। चलिए कोई बात नहीं है। तो मीन, मीडियन, मोड यानी कि सेंट्रल वैल्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, क्वार्टाइल डेविएशंस, एवरेज डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस के बारे में हम बात करेंगे। शायद बेसिक लेवल पे ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी कि हम स्टैटिस्टिक्स में डाटा को एनालाइज करते हैं, जिसमें हम सेंट्रल वैल्यू, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस मेजर करते हैं। तो वो सब चीजें आपको यहां पर भी पढ़नी है। जो सेकंड पॉइंट है आपके सिलेबस का, दैट इज correlation, which is very important concept in statistics. Correlation means relationship between two variables.
अब अगर हम स्टैटिस्टिक्स में बात करेंगे तो दिस इज आर्बिट्री रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, बट जब हम इकोनॉमिक्स में बात करेंगे तो हम उन वेरिएबल्स को स्पेसिफाई करेंगे, जैसे इनकम एंड कंजम्पशन। डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज रिलेटेड और कोरिलेटेड विद द प्राइस of that commodity, or demand of the function is correlated with the consumer's income. That's it. तो हम correlation मतलब statistically हम economics के कुछ variables को correlate करने की कोशिश करते हैं इस simple phenomena में। Now फिर आता है सिंपल रिग्रेशन मॉडल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस एंड सैंपलिंग। तो सिलेबस जो इन्होंने लिखा है कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड नहीं किया है, पर जब टीचर आपको एक्सपर्ट टीचर पढ़ाएगा तो इस चीज को वो वेल डिफाइंड आपको करके चलेगा। तो जो कोरिलेशन अभी आपने दिया है उसका एक्सटेंडेड वर्जन होता है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस आपने देखा होगा, सिंपल रिग्रेशन भी होता है और मल्टीपल रिग्रेशन भी होता है। तो यहां पे सिंपल रिग्रेशन मॉडल्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। सिंपली है, रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब होता है कि जो कोरिलेशन आपने बताया है दो वेरिएबल्स के बीच में, देखिए कोरिलेशन का मतलब होता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं, और अगर दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है तो उस रिलेशनशिप को मैथमेटिकली स्टैटिस्टिकली बेस्ड ऑन द डाटा फाइंड करना इज कॉल्ड रिग्रेशन एनालिसिस। सिंपल है बिल्कुल। फिर हम कुछ स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे, हम कुछ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे, हम सैंपल थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे अपने सिलेबस के अंदर। तो ये बिल्कुल एक क्विकली डिस्कशन था जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है। यहीं पे अगर आप बात करें तो मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, अगेन आपको सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, उस मैथमेटिक्स का इकोनॉमिक्स पे क्या एप्लीकेशन हो सकता है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो सिलेबस में अगर हम देखें, सेट्स एंड वेक्टर बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। सेट्स तो आपने पढ़े होंगे, जैसे बजट सेट है, आइसोकॉन्ट है, इंडिफरेंस कर्व है। इंडिफरेंस कर्व भी एक स्पेसिफिक टाइप का सेट ही होता है। तो सेट्स का मैथमेटिकल वर्जन भी देखेंगे और सेट्स का इंप्लीकेशन इकोनॉमिक्स में क्या हो सकता है वो भी हम पढ़ते टाइम कुछ बात करेंगे। आगे हम चलते हैं, फंक्शंस ऑफ वन एंड सेवरल सिंगल वेरिएबल्स, मल्टीपल वैल्यूड ऑप्टिमाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। सिंपल सा लिखा है, मींस इस टॉपिक के अंदर हम मैथमेटिक्स के बहुत सारे फंक्शंस को डील करेंगे, इकोनॉमिक्स में उनका एम्प्लीकेशन देखेंगे, जैसे यूटिलिटी फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, रिवेन्यू फंक्शन। समझ गए? तो खाली सिर्फ मैथमेटिकल नहीं पढ़ना है आपको, थोड़ा सा इकोनॉमिकल टच के साथ भी पढ़ना है। उसमें फिर हम बहुत सारी बातें डिस्कस करते हैं कि जो आपका फंक्शन है वो वन वेरिएबल है या सेवरेबल वेरिएबल्स का है, बहुत सारे हो सकते हैं। अगर वो वन वेरिएबल का है तो सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी का हम यूज करेंगे, और अगर वो मोर देन वन वेरिएबल का है तो मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी का हम यूज करेंगे। जब आप किसी फंक्शंस के साथ डील करते हैं तो फंक्शंस की दो बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स से हम नए फंक्शंस क्रिएट करते हैं, वो होते हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शंस की हम बात करेंगे। फिर कुछ बात करेंगे डिफरेंस इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशंस की। तो डिफरेंस इक्वेशन उसने यहां लिखा हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन यहां लिखा है, बिल्कुल सिंपल है दोनों चीजें, शायद आपको पढ़ाया गया होगा। जब दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, जैसे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो आप उसमें जब x में चेंज करते हैं तो y में कुछ चेंज होता है, उसका जो रेट ऑफ चेंज हम मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। और कहीं पर भी आप डेरिवेटिव का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल फिनोमिना। अब डिफरेंशियल फिनोमिना दो कैटेगरी में होता है, डिस्क्रीट डिफरेंशियल फिनोमिना और कंटिन्यूअस डिफरेंशियल फिनोमिना। तो अगर x की वैल्यू मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज डिस्क्रीट है, काउंटेबल है, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर वो कंटिन्यूअस है तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंस इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हेन x इज डिस्क्रीट वी डिस्कस द डिफरेंस इक्वेशन, व्हेन x इज कॉन्टिन्यूअस वी डिस्कस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये रेट ऑफ चेंज में काम आता है। आप कोई भी ग्रोथ मॉडल अगर पढ़ोगे, हेराडोमर, सोलो मॉडल, जितने भी ग्रोथ मॉडल बनाए जाते हैं सब में डिफरेंस
सिस्टम का यूज होता है। अब डिपेंड ये करता है कि आप वहां पर डेरिवेटिव का यूज करते हैं या डेल का यूज करते हैं, मतलब डिफरेंस इक्वेशन का यूज करते हैं या डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते हैं। फिर दो बड़े टॉपिक आते हैं, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। मतलब मैथमेटिक्स में शायद आपने पढ़ा होगा, जो मैट्रिसेस होते हैं वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट होते हैं सम नंबर्स का, और जो डिटर्मिनेंट होते हैं वो एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो यहां से सिंपल क्वेश्चन आता है, बिल्कुल कोई ऐसा टिपिकल या टफ क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ स्पेसिफिक बातें हैं जो हम आपको बताएंगे, उसी में से क्वेश्चन आएगा। इकोनॉमिकल एप्लीकेशन आपको हम वहीं पे बताएंगे कि भाई मैट्रिसेस का या डिटर्मिनेंट का क्या इकोनॉमिकल एप्लीकेशन हो सकता है। ठीक, नाउ द लास्ट पॉइंट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है, सिलेबस गलत लिखा हुआ है इन्होंने, मतलब ये हमने नहीं लिखा है, ये सीयूईटी ने वेबसाइट पर दिया है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, चलिए हो जाती है, डजंट मैटर। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता है, ना कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोबेबिलिटी। अब समझिए, थोड़ा प्रॉब्लम है, चलिए कोई बात नहीं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग भी एक ऑप्टिमाइजेशन का टेक्निक होता है। एक्चुअली इकोनॉमिक्स का तो काम ही ऑप्टिमाइजेशन है, मिनिमम रिसोर्सेज है या गिवन रिसोर्सेज है, अंडर सम कंस्ट्रेंट आप किसी फंक्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूटिलिटी फंक्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द बजट कंस्ट्रेंट। अब हो सकता है बजट कंस्ट्रेंट ना देके और बहुत सारे वो कंस्ट्रेंट आपको दे दे, और जो यूटिलिटी फंक्शन है वो सिर्फ दो वेरिएबल्स का यूटिलिटी फंक्शन ना हो, दो कमोडिटीज का यूटिलिटी फंक्शन ना हो, और बहुत सारी कमोडिटीज भी उसने यूज कर रखी हो। तो आप जो सिंपल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं वो यूज नहीं हो सकता। उस केस में हम क्या करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का यूज करते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से कंफर्म क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ये छोटा सा डिस्कशन था मेरे बच्चों सीयूईटी के लिए। अब ये जो भी है वो सब समीर सर का काम है, वो डील करेंगे। अब अगर हम देखें आईआईटी जैम का जो सिलेबस होता है या आईआईटी जैम का जो पेपर होता है, उसका क्या कोर्स कंटेंट है, यहां पे मैं एक चीज आपको बता दूं मेरे बच्चों, आईआईटी जैम का जो एग्जाम है वो मुझे सबसे अच्छा लगता है एज ए टीचर, क्योंकि मैंने आईआईटी से पढ़ाई करी है, मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़ाई करी है। तो मुझे थोड़ा सा एक पैटर्न थोड़ा आईआईटी का बेटर लगता है, बेटर इन द सेंस कि आईआईटी जैम का पेपर प्रिडिक्टेबल होता है। अगर एक अच्छा टीचर एक बार पेपर को समझ ले, मतलब समझ ले इन द सेंस उसको पता होता है कि इस फॉर्मेट में पेपर आता है, उसी फॉर्मेट में पेपर आता है, बस वो बच्चा टीचर से पढ़ ले उस चीज को अच्छे से। तो वो हम देखें, सबसे आसान एग्जाम मुझे आईआईटी जैम का ही लगता है, क्योंकि इसका पेपर इज 85% इज प्रिडिक्टेबल और मैक्सिमम 40 से 45% में मेरिट लगती है। तो 85% पेपर अगर मैं प्रिडिक्ट करके दे रहा हूं आपको, तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन खाली सुधीर सर के, समीर सर के प्रिडिक्ट कर देने से काम नहीं चलता, आपको भी मेहनत करनी होती है। तो चलिए जी, बिल्कुल सिंपल ये सब चीजें जो है समीर सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे जो डिस्कस करना है वो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। थोड़ा सा जो सिलेबस है, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, आप सीयूईटी का सिलेबस देखेंगे तो बहुत छोटा सा है, आप आईआईटी का सिलेबस देखेंगे तो बहुत बड़ा सा है। एक्चुअली बड़ा सा नहीं है, सिलेबस तो लमसम बराबर से ही है, बस उन्होंने लिखा बहुत कम है, पूछेंगे वो सब कुछ, इन्होंने लिखा कुछ बहुत ज्यादा है। बस जो एक डिफरेंस है बहुत बड़ा, वो आज मैं आपको समझाता हूं। स्टैटिस्टिक्स में जब हम किसी डाटा को डील करते हैं या डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो डाटा स्टैटिस्टिक्स में दो फॉर्मेट का होता है, एक फ्रीक्वेंसी डाटा और एक प्रोबेबिलिस्टिक डाटा। काम आपको चार ही करने होते हैं, सेंट्रल वैल्यू, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस और कुर्टोसिस, मतलब मीन, मीडियन, मोड, ये सब चीजें ही कैलकुलेट करनी होती हैं। लेकिन दो टाइप के डाटा पे अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक टाइप का डाटा होता है फ्रीक्वेंसी डाटा, एक होता है प्रोबेबिलिस्टिक डाटा। तो अगर आप कोर्स कंटेंट को गौर से देखें, कोई टीचर नहीं बताएगा आपको, जितने भी कोचिंग पढ़ा रहे हैं एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस, मैं चैलेंज करता हूं, कोई टीचर नहीं बताएगा, क्योंकि पता ही नहीं है उनको चल क्या रहा है। सीयूईटी जो कंसर्न करता है डाटा के एनालाइजेशन पर, वो डाटा फ्रीक्वेंसी डाटा होता है, ऑब्जर्व्ड डाटा होता है। जो आईआईटी जो फोकस करता है वो सेम चीज पे फोकस करता है, बट वो प्रोबेबिलिस्टिक डाटा पर फोकस करता है। सीयूईटी वेरिएबल पे फोकस करेगा, आईआईटी रैंडम वेरिएबल पे फोकस करेगा। तो बी केयरफुल,
समझ गए? बात सेम पूछेंगे, सब कुछ सेम चल रहा है। जैसे अगर हम कोरिलेशन रिग्रेशन की बात करें तो सीयूईटी सैंपल रिग्रेशन पे जाएगा, आईआईटी पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन पे जाएगा। ये फर्क होता है, बिल्कुल डेप्थ बता रहा हूं आपको। तो इसमें हम एक्चुअली प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिस्टिक डाटा पर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले उसने प्रोबेबिलिटी समझाया आपको। प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस, इवेंट्स, एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आपने पढ़े होंगे। प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1, प्रोबेबिलिटी का समीशन इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ द प्रोबेबिलिटी व्हेन द इवेंट्स आर डिसजॉइंट। तो वो कुछ एक्सियम्स हम डिस्कस करेंगे यहां पे। फिर हम कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज की बात करेंगे, उसको एक्सटेंड करते हुए हम बेजियन रूल पर जाएंगे। फिर हम कुछ बातें करेंगे कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब हो सकते हैं। तो यहां तक जो बात हम करते हैं वो हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर वर्क करते हैं। जैसा कि मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया कि हम लोग प्रोबेबिलिस्टिक डाटा पर वर्क करेंगे। तो प्रोबेबिलिस्टिक डाटा दो बातों से मिलकर बनता है, प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल। तो यहां तक प्रोबेबिलिटी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम रैंडम वेरिएबल पर वर्क करना शुरू करेंगे, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जब आप रैंडम वेरिएबल पढ़ लेंगे तो इस प्रोबेबिलिटी को उस रैंडम वेरिएबल के साथ अटैच कर देंगे, और अटैच करने के बाद जो बनता है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। फिर उसको एनालाइज करेंगे, जैसे मीन। तो यहां पर मीन नहीं होता, यहां पे क्या होता है? एक्सपेक्टेशन। वहां पे क्या हुआ करता था? डिस्पर्जन। यहां पे डिस्पर्जन नहीं, यहां पे क्या होता है? वेरिएंस होता है। समझ गए? तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप कॉमन फैक्टर समझिए। एक यूनिवर्सिटी फ्रीक्वेंसी डाटा पर आपसे क्वेश्चन पूछेगी, एक प्रोबेबिलिस्टिक डाटा पर क्वेश्चन पूछेगी। तो उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। वहां पे अर्थमेटिक मीन कहते हैं, मीन कहते हैं, यहां पे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कहते हैं। बाकी फिर हायर ऑर्डर मूवमेंट्स, फंक्शंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमनली यूज्ड डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स, है ना, डेंसिटी फंक्शन, सीडीएफ, जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल या जॉइंट रैंडम वेरिएबल। जैसे फ्रीक्वेंसी डाटा में भी आप जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ते हैं, है ना। आप पढ़ते होंगे कि मेरे पास दो वेरिएबल हैं, एक इनकम और एक कंजम्पशन। तो x, y इज व्हाट? 2 डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी डाटा। अगर ऐसे ही मैं x और y को रैंडम वेरिएबल बोल दूं तो ये हो जाएगा 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल या जॉइंट रैंडम वेरिएबल या जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। फिर कोई उनके मीन चाहिए मुझे, उनके वेरिएंस चाहिए मुझे, उनका जॉइंट डेंसिटी फंक्शन चाहिए, फिर उनके बीच में मुझे कोवेरिएंस और कोरिलेशन चाहिए। तो वो जो वहां पे कोरिलेशन और रिग्रेशन लिखा था, यहां पे भी कोवेरिएंस और कोरिलेशन लिखा हुआ है, लेकिन बी केयरफुल, वो फ्रीक्वेंसी डाटा पे बेस्ड है और ये प्रोबेबिलिस्टिक डाटा पे बेस्ड है। तो बेटा हमें तो दोनों ही सिलेबस कवर करने हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं सिर्फ सीयूईटी पढ़ाऊंगा आपको या सिर्फ आईआईटी पढ़ाऊंगा, नहीं, पूरा कोर्स आपके साथ कवर किया जाएगा। तो पहले फ्रीक्वेंसी डाटा पर काम करेंगे, सीयूईटी कवर हो जाएगा, फिर प्रोबेबिलिस्टिक डाटा पे काम करेंगे, फिर ये कवर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आईआईटी में फ्रीक्वेंसी डाटा से नहीं पूछ सकता या सीयूईटी में प्रोबेबिलिस्टिक डाटा से नहीं पूछ सकता, बिल्कुल पूछ सकता है। सिलेबस का मतलब ये नहीं होता कि इसी से पूछेगा। सिलेबस का मतलब होता है कि एक कॉमन चीज हमने दे दी, ऐसा ऐसा सिलेबस है, ये तैयार कर लीजिए, यहां से पढ़ा जाएगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो एंट्रेंस लेती हैं और सिलेबस डिफाइन ही नहीं करती, तो वो भी तो पूछती होंगी ना। तो सिलेबस पे डोंट बी कंफ्यूज्ड, वो तो बस मैं डिफरेंस बताने के लिए आपके साथ इतना डिस्कशन कर रहा हूं। चलिए आगे है मेरा, फिर आता है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का कुछ ऐसा मतलब होता है कि हम स्टैटिस्टिक्स को कॉन्सेप्चुअल वाइज कैसे डील करते हैं। मतलब जो स्टैटिस्टिक्स जो एक्चुअली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इनटू द इकोनॉमिक्स और द मैथमेटिक्स, आप कैसे डील करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। तो यहां पे जब मैं डील करूंगा तो सबसे पहली बात तो जो भी मेरी डीलिंग होगी वो थ्रू सम मैथमेटिकल एल्गोरिथम होगी, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के थ्रू होगी। दैट्स व्हाई द नेम इज मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम क्या करेंगे, हम सैंपलिंग थ्योरी पे काम करेंगे। सैंपलिंग थ्योरी हम वहां पे भी पढ़ेंगे। रैंडम सैंपलिंग लिखा हुआ है, टाइप ऑफ सैंपलिंग्स, बहुत सारे टाइप की सैंपलिंग होती है, आपने शायद पढ़ा भी होगा। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, सब सैंपलिंग, बहुत सारी। फिर यहां पे ये भी डिस्कस किया जाएगा कि ये इतने सारे डिफरेंट टाइप की सैंपलिंग्स आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल सिंपल। फिर वही एस्टिमेशन थ्योरी पर वर्क करेंगे, क्योंकि आपने शायद किसी सेमेस्टर में पढ़ा होगा
हम लोग किसी भी पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेट करने से पहले आपको एक सैंपल चाहिए होता है, क्योंकि एस्टिमेट करने के लिए आपको एक एस्टिमेटर बनाना होता है, और एस्टिमेटर इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। तो यहां से आपने सैंपल उठाया और एस्टिमेट कर दिया। एस्टिमेटर आपको पता है दो टाइप के होते हैं, पॉइंट एस्टिमेटर और इंटरवल एस्टिमेशन। डीपली डिस्कशन हम क्लास में करेंगे। फिर है एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है, यूजिंग द मेथड ऑफ मूवमेंट्स मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। मतलब जब आप एस्टिमेशन कर रहे होंगे तो आपको टीचर ने बताया होगा कि एस्टिमेशन करने के जो मेथड्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। मेथड ऑफ मूवमेंट एस्टिमेटर होता है, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर होता है, मेथड ऑफ मिनिमम काई स्क्वायर होता है, और प्रिंसिपल ऑफ ओएलएस होता है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर। ओएलएस तो आपने बहुत फ्रीक्वेंटली पढ़ा होगा, क्योंकि एक पेपर है इकोनोमेट्रिक्स, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ ओएलएस पे ही काम किया जाता है। तो यहां पे वो सिलेबस में नहीं लिखा है, डजंट मैटर, बट डिस्कस तो हम जरूर करेंगे एक बार। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एस्टिमेटर्स, ये जो आपको पढ़ाए गए हैं, ये इन एस्टिमेटर्स की प्रॉपर्टीज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपने शायद सुना होगा एस्टिमेटर्स की 4 प्रॉपर्टी हुआ करती थी, अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी एंड सफिशिएंसी। बिल्कुल सिंपल। फिर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, कुछ फेमस सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, काई स्क्वायर, टी, एफ, सब आपने पढ़े होंगे, सब डिस्कस करेंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा, सेंट्रल लिमिट थ्योरम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टैटिस्टिक्स। क्या है सेंट्रल लिमिट थ्योरम? सीएलटी कहती है कि अगर आपके पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूशनल बिहेवियर है, कोई भी पॉपुलेशन है, व्हेन एन इज लार्ज, द सैंपल साइज इज लार्ज, द समीशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज फॉलो द अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल और एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल। तो वो चीज मेरे बच्चों हम यहां पे डीपली डिस्कस करेंगे। और लॉ ऑफ लार्ज नंबर हम डिस्कस करेंगे, शायद आपने नाम सुने होंगे, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर और स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, दोनों हम यहां पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, आपको पता होगा या हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे। हाइपोथेसिस का मतलब होता है ए स्टेटमेंट विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। तो आप जब भी किसी पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं, फिर आपकी जो वैल्यू आती है उसको आप हाइपोथाइज करते हैं, इज इट एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो वो जो एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड है वो 1 मिनट में हम लोग नहीं कर सकते, पूरा फ्रेमवर्क उसके लिए बनाया जाता है। तो वो जो फ्रेमवर्क बनाया जाता है वो हम इस टॉपिक के अंदर बनाते हैं। इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के, जो कि जर्नली काई स्क्वायर, टी, एफ और जेड बनते हैं, है ना। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस रिलेटेड टू द पॉपुलेशन पैरामीटर, यस, वो मैं बोल चुका हूं आपको अभी। फिर है टाइप 1, टाइप 2 एरर, ये शायद आपने पढ़ी होंगी कि भाई हाइपोथेसिस टेस्ट करते टाइम ऐसा हो सकता है कि हम सही बात को रिजेक्ट कर दें और गलत बात को एक्सेप्ट कर दें। तो ऑब्वियसली बात है, इकोनॉमी के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर, डाटा के अंदर एक एरर आ जाएगी जिसको हम टाइप 1, टाइप 2 एरर कहते हैं। फिर पावर ऑफ द टेस्ट, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होता है टाइप 2 एरर के साथ, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। टेस्ट फॉर कंपेयरिंग पैरामीटर फ्रॉम 2 सैंपल्स, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब ये टॉपिक फिर से देखिए, यहां आ गया, जो सीयूईटी में था वो अलग से इन्होंने दे दिया, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो कोरिलेशन के बारे में जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कोरिलेशन मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, रिग्रेशन उस रिलेशनशिप को फाइंड आउट करती है, समझ गए। कोरिलेशन सिर्फ ये बताती है कि इस टाइप का रिलेशनशिप है। सपोज कोरिलेशन ने बताया कि एक्स और वाई के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, सपोज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो फिर आपसे पूछा जाएगा a और b बताइए, तो a और b फाइंड करना इज नथिंग बट द रिग्रेशन। सब वो देखिए मैंने बता भी दिया आपको कि ओएलएस एस्टिमेटर का हम यूज करते हैं इकोनोमेट्रिक्स में, ऑब्वियसली रिग्रेशन हम इकोनोमेट्रिक्स में ही करते हैं। फिर हम गुडनेस ऑफ फिट, वेरिएंस ऑफ कोवेरिएंस ऑफ द ओएलएस एस्टिमेटर, ये बिल्कुल सिंपल है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना सुधीर सर, मतलब मैं जब ये चीजें पढ़ाता हूं तो बिल्कुल डेप्थ में डिस्कशन करता हूं आपके साथ, और मेरी गारंटी होती है कि जो क्वेश्चन आईआईटी में आएगा, स्पेशली आईआईटी की बात कर रहा हूं क्योंकि उसका पेपर बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट हो सकता है। सीयूईटी का पेपर टफ नहीं आता है लेकिन प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, वो कुछ भी पूछ लेता है। तो कुछ भी का मतलब है आपको सारी चीजें तैयार करके जानी पड़ेगी। यहां से जो मैं आपको बता दूंगा ये क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चों, वही क्वेश्चन आएगा, बस न्यूमेरिकल डिजिट चेंज हो सकती हैं, थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज हुआ फिर भी आप उसको टैकल नहीं कर पाए तो देखिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। आप टीचर वो काम नहीं कर सकता है
ठीक है बेटा, तो ये स्टैटिस्टिक्स का डीपली डिस्कशन था। अब हम थोड़ा मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं। मैथमेटिक्स आप ऐसे मान के चलिए, जितना भी ग्रेजुएशन में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है वो सारा आपको यहां डिस्कस करना होगा, समझ गए। सीयूईटी के रेस्पेक्ट में मैथमेटिक्स जो यहां पूछा जाता है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, समझ गए ना। सीयूईटी के रेस्पेक्ट में जो यहां पे मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाएगा वो बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। तो प्रिलिमिनरीज और फंक्शंस आपके पास है, वही दो थ्योरीज पे हम काम करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर फॉर इकोनॉमिक्स, एक सेट थ्योरी और एक फंक्शन थ्योरी। तो सेट थ्योरी और फंक्शन थ्योरी से जितना भी रिलेटेड हो सकता है वो सारा आपको इस सिलेबस के अंदर मिलेगा ना। सेट थ्योरी में नंबर्स हैं, एलिमेंट्री फंक्शंस के बाद बात करेगा, फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब डीपली उसने दे दिया। कॉन्वेक्सिटी ऑफ द फंक्शन, कॉन्केटिविटी ऑफ द फंक्शन, सीक्वेंस, सीरीज, कन्वर्जेंसी ऑफ द सीक्वेंस, कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज। ये फंक्शन और सेट से रिलेटेड जितने भी पैरामीट्रिक सिनेरियोज हो सकते हैं वो सारे हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। फिर आता है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको फंक्शन थ्योरी के बारे में जानकारी है तो वो जो फंक्शंस आपने बनाए हैं वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई करते हैं। तीन कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली डिस्कस की जाती है इन द कैलकुलस ऑफ एवरी फंक्शन। वन इज लिमिट, another is continuity of the function and another is differentiability of the function। तो खाली ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये तीन ही चीजें यहां डिस्कस करेंगे, इनसे रिलेटेड जितनी भी बातें हो सकती हैं वो सारी की सारी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। स्पेशली जो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो मीन वैल्यू थ्योरम से होते हैं। तो देखिए, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी आपने यहां तक खत्म कर दिया, लेकिन यूनिट तो अभी खत्म नहीं हुई ना। फिर आता है कि ये जो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी आपने पढ़ ली, इनके बेसिस पर आप क्या एप्लीकेशन लगा सकते हैं फंक्शंस के अंदर। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन आती है वो मीन वैल्यू थ्योरम्स आती हैं। रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, कोची मीन वैल्यू थ्योरम और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो तीन मीन वैल्यू थ्योरम्स हैं आपकी। कंफर्म एक क्वेश्चन आईआईटी में यहां से आ जाता है। फिर जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो टेलर्स थ्योरम, आपने शायद टेलर्स एक्सपेंशन, मैक्लोरैन सीरीज, ये सब चीजें पढ़ी होंगी, तो वो आपको यहां पे पढ़ाई जाएंगी। फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन, ग्रेडिएंट, चेन रूल, सेकंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन, ये सब बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं। ये तब एप्लीकेबल है जब आपका फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल हो, क्योंकि पार्शियलनेस जो यहां पे लिखी है, चाहे वो पार्शियल डेरिवेटिव हो, पार्शियल कॉन्टिन्यूटी हो, कुछ भी पार्शियल अगर होगा तो समझ के चलिएगा कि आपका जो फंक्शन होगा वो कंफर्म टू वेरिएबल्स का फंक्शन होने वाला है। ठीक है बेटा। फिर एक टॉपिक लेके चलते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटीग्रेशन आपने पढ़े होंगे, जो 12th क्लास में आपने इंटीग्रेशन पढ़े हैं, बिल्कुल सब वही चीजें हैं। बस यहां पर थोड़ा सा आपको इकोनॉमिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे जाना होगा। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, तो आप कुछ इंटीग्रेशन करके निकालते हैं, बस वो चीजें हमें ऐड करनी है। अगेन फिर से वही टॉपिक आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंस इक्वेशन। बिल्कुल मैं ऑलरेडी वहां आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। ये टॉपिक थोड़ा ब्रॉड दे रखा है इन्होंने, दैट इज लीनियर अलजेब्रा और वेक्टर स्पेस थ्योरी। तो वहां पे जो सेट्स और वेक्टर दिए थे ये उससे एक्सटेंडेड वर्जन है। टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है, लेकिन थोड़ा सा आप समझते हुए चलिएगा और टीचर को ऐसा पढ़ाने दीजिएगा ताकि वो आपको चीजें समझे। तो मैट्रिक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ा होगा आपने, रैंक के बारे में पढ़ा होगा, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, डिटरमिनेंट्स, कैले हैमिल्टन थ्योरम, वो जितना भी मैट्रिक्स से रिलेटेड, चाहे वो मैट्रिक्स स्क्वायर हो या नॉन स्क्वायर हो, डिटरमिनेंट से रिलेटेड जितना भी पोर्शन होगा वो सारा हम यहां पर डिस्कस करेंगे। फिर वही मेरे बच्चों ऑप्टिमाइजेशन आ गया। ऑप्टिमाइजेशन ये है, यहां पे थोड़ा हम डीपली डिस्कशन करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ता है कि वन वेरिएबल का है या टू वेरिएबल का है, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन है या अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन है, लोकल ऑप्टिमा है या ग्लोबल ऑप्टिमा है। तो वो सारे हम यहां देखेंगे, लोकल एंड ग्लोबल ऑप्टिमा, समझ गए। तो लोकल और ग्लोबल ऑप्टिमा की बात चल गई। फिर मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन, मतलब वन वेरिएबल का ऑप्टिमाइजेशन ना होके बहुत सारे वेरिएबल हैं जिनके रेस्पेक्ट में ऑप्टिमाइजेशन करना है। फिर देखिए कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन आ गया, अभी मैंने बताया था कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन होता है और अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो जब भी आप कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं आपको लैग्रांजेस मेथड
जो है यूज करना पड़ता है। इसमें फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन और सेकंड ऑर्डर कंडीशन जो है आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। एनवेलप थ्योरम विच इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस वन, ठीक है। और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपको यहां पर भी पढ़नी पड़ेगी। उसमें स्पेसिफिक कर दिया, उसने ग्राफिकल सॉल्यूशन पढ़ना है, मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन पढ़ना है, डुअलिटी पढ़नी है और इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन इकोनॉमिकल इंटरप्रिटेशन से आता है। तो बहुत सारा सिलेबस सीयूईटी के साथ कॉमन है, कुछ डिफरेंट है। बेसिक डिफरेंस क्या है, किस मोड में आपको पढ़ना है, मैंने आपके साथ बात की। फिर थोड़ा सा सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर एमएसक्यूई। हालांकि मतलब आईएसआई का जो सिलेबस है वो बिल्कुल भी वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन जो उन्होंने दिया है वो आपके सामने मैंने रखा हुआ है। तो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसमें अलजेब्रा से स्टार्ट करते हो, बाइनोमियल थ्योरम, एपी, जीपी, सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। बाकी जो नीचे है लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस, वो वही है जो ऊपर हमने पढ़ा है। बस क्वेश्चन का जो लेवल होता है यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जब हम आपको पढ़ाएंगे तो थ्योरी तो कॉमन होगी सब में, क्योंकि थ्योरी सब में कॉमन होती है ऑब्वियसली। लीनियर अलजेब्रा सीयूईटी अलग पूछेगी, आईएसआई अलग थ्योरी बना देगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो डिफरेंट होता है। तो हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे बात करते हैं। तो लेवल 1 में सीयूईटी आता है, लेवल 2 में आईआईटी आता है और लेवल 3 में आईएसआई आता है। बाकी जितनी यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी की सारी लेवल 1 या लेवल 2 पे खत्म हो जाती है। ठीक है बेटा, सिंपल है बिल्कुल। कैलकुलस में देखिए फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, वन और वन वेरिएबल, बिल्कुल सिंपल दिया है। स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस इन्होंने बहुत कॉमन लिखा है। एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी थ्योरी सारा देना है आपको। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये फिर से वही बात होगी, इन्होंने दोनों डाटा ले लिए है ना। प्रोबेबिलिस्टिक डाटा पे भी काम करेंगे और फ्रीक्वेंसी डाटा पे भी काम करेंगे। तो डिस्पर्जन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल एंड नॉर्मल। तो आप इसको ये मत सोचिएगा सर सिलेबस ये कॉमन है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल आईआईटी में जितना सिलेबस लिखा है सारा कुछ है, बस इनके लिखने का तरीका डिफरेंट होता है। इन्होंने एक लाइन में कह दिया कि हमें पूरा प्रोबेबिलिटी थ्योरी चाहिए, हमें पूरा फ्रीक्वेंसी थ्योरी चाहिए। तो मेरे बच्चों, होप सो आपको एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी कि किस एग्जाम के लिए क्या सिलेबस है, किस फॉर्मेट में वो क्वेश्चन पूछेगा, किस लेवल पे वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। चलिए, तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वहां से हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच, बाय।